Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. विज्ञान के रहस्यों और जीवन की उन अद्भुत प्रक्रियाओं को समझने के लिए आज के इस विशेष गहन अध्ययन में स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो हर पल हमारे भीतर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिना रुके। हाँ, आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही सीधा है लेकिन बेहद दिलचस्प है। हम ये समझना चाहते हैं कि जो स्वादिष्ट भोजन खाया जाता है और जो हवा हर पल सांस के जरिए अंदर ली जाती है, उसके साथ असल में होता क्या है? सटीक शरीर के अंदर जाने के बाद वास्तव में उसके साथ क्या होता है। ये ऐसी चीजें हैं जो हर दिन, मेरा मतलब है हर सेकंड होती हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर इनके पीछे के उस शानदार विज्ञान के बारे में सोचा जाता है जो हमें जीवित रखता है। सही कहा। और शरीर की इस पूरी अंदरूनी कार्यप्रणाली को ही ना जीवन प्रक्रियाएं या अंग्रेजी में कहें तो लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। अगर हम एक शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो किसी भी जीवित प्राणी को अपना जीवन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 4 बुनियादी प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। 4 प्रक्रियाएं? हाँ, 4। ये हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, फिर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ये चारों प्रणालियां एक साथ मिलकर किसी बेहद उन्नत और जटिल मशीन की तरह काम करती हैं, जहां हर पुर्जे का अपना एक खास काम है। बिल्कुल, हर पुर्जा अहम है। लेकिन आज इस मशीन के सभी पुर्जों को नहीं खोला जाएगा। आज की इस चर्चा का मुख्य फोकस केवल 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर रहने वाला है, और वो है पोषण और श्वसन। एकदम सही। पहला है पोषण, यानी भोजन को शरीर के अंदर ले जाकर उसे तोड़ना, और दूसरा है श्वसन, मतलब उस टूटे हुए भोजन का उपयोग करके ऊर्जा पैदा करना। क्योंकि जरा सोचिए, पाचन और श्वसन के बिना शरीर चलने, खेलने या यहाँ तक कि बैठकर सोचने के लिए भी एक बूंद ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं उठता। ये दोनों प्रक्रियाएं ही हमारे अस्तित्व का असली ईंधन है। बिना कच्चे माल और बिना उस कच्चे माल को जलाने वाली ऑक्सीजन के शरीर की फैक्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं पाचन यानी डाइजेशन से। डाइजेशन जो बहुत से लोगों का पसंदीदा विषय होता है। हाँ, और सबसे आम भ्रांति जो अक्सर देखने को मिलती है वो ये है कि जब भी पाचन की बात आती है तो लोग सीधे अपने पेट की तरफ इशारा करते हैं, उदर या स्टमक की तरफ। हाँ, ये एक बहुत ही सामान्य धारणा है कि पाचन पेट में शुरू होता है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है। पाचन की शुरुआत तो असल में निवाला मुंह में रखते ही हो जाती है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो है मुंह के अंदर चलने वाली एक साथ दोहरी प्रक्रिया। दोहरी प्रक्रिया मतलब 2 चीजें एक साथ? हाँ, देखिए, जब भोजन मुंह में जाता है तो दांत उसे यांत्रिक रूप से यानी पीसकर और चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ये एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन है। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। इसके साथ ही हमारी लार या जिसे सलाइवा कहते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल या रासायनिक काम कर रही होती है। सलाइवा। लार भोजन को केवल नरम और निगलने लायक ही नहीं बनाती, बल्कि यह उसमें मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च को उसी समय तोड़ना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार बात है। इसे अगर एक रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ा जाए तो एक सादी रोटी का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, रोटी वाला उदाहरण सबसे सटीक है। अगर एक सूखी रोटी को मुंह में रखकर उसे सामान्य से ज्यादा देर तक चबाया जाए तो वो धीरे धीरे मीठी लगने लगती है। मीठी लगने लगती है क्योंकि लार अपना काम कर रही है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार रोटी में मौजूद स्टार्च को, जो कि स्वाद में फीका होता है, सीधा शुगर में बदल देती है, और क्योंकि शुगर मीठी होती है हमारी जीभ उसे तुरंत महसूस कर लेती है। और विज्ञान में हर चीज का प्रमाण होता है। इसे साबित करने के लिए आयोडीन टेस्ट एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा तरीका है। आयोडीन टेस्ट, वो कैसे काम करता है? देखिए, यदि उबले हुए चावल के कुछ दानों पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाएं, तो उनका रंग तुरंत गहरा नीला काला हो जाता है। ये आयोडीन और स्टार्च के बीच होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया का संकेत है। अच्छा, नीला काला रंग आ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हाँ, अगर उसी चावल को पहले मुंह में अच्छी तरह चबा लिया जाए और फिर उसे बाहर निकालकर उस पर आयोडीन डाला जाए तो उसका रंग बिल्कुल नहीं बदलता। रंग नहीं बदलता।
इसका सीधा मतलब ये हुआ कि चबाए हुए चावल में अब स्टार्च बचा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बचा। सारा का सारा स्टार्च लार की मदद से पहले ही पचकर शुगर में बदल चुका है। और क्योंकि आयोडीन सिर्फ स्टार्च की पहचान करता है, शुगर की नहीं, इसलिए कोई रंग नहीं आता। एकदम सही पकड़े। ये सच में ये साबित करता है कि पाचन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अंधेरे पेट में होती है। ये तो हमारी जीभ की ठीक ऊपर शुरू हो जाती है। क्या बात है। अब मुंह में इस शुरुआती पाचन के बाद भोजन गले से नीचे उतरता है, जिसे भोजन नली या इसोफेगस कहा जाता है। इसोफेगस, जी हाँ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हमेशा ये लगता था कि खाना खाने के बाद वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से सीधे पेट में गिर जाता है, जैसे किसी पाइप में पत्थर डाला हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शरीर का सिस्टम इतना सरल नहीं है। भोजन नली एक बहुत ही खास तरंग जैसी गति का उपयोग करती है। इसमें मांसपेशियां एक खास लय में सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस, हाँ। लेकिन असल में यह एक टूथपेस्ट की ट्यूब को नीचे से दबाने जैसा है, जो खाने को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से नीचे धकेलता है। और ये गति इतनी प्रभावी और शक्तिशाली होती है कि यदि कोई व्यक्ति उल्टा लटक कर भी कुछ खाए या पिए, उल्टा लटक कर, हाँ, तो भी वो खाना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर पेट में ही पहुंचेगा। शरीर की इंजीनियरिंग वाकई अद्भुत है ना? खैर, अब बात करते हैं उस जगह की जिसे लोग असल पाचन का केंद्र मानते हैं, आमाशय यानी स्टमक। स्टमक, जहां असली हलचल होती है। आमाशय एक बहुत ही सक्रिय और आक्रामक अंग है। यह पाचक रस एक बहुत ही शक्तिशाली एसिड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और बलगम यानी म्यूकस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक। यहाँ एसिड का मुख्य काम भोजन के साथ आने वाले किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को तुरंत नष्ट करना है, और साथ ही ये प्रोटीन को तोड़ने की शुरुआत भी करता है। लेकिन रुकिए, अगर आमाशय में इतना तेज एसिड है जो बाहरी बैक्टीरिया को मार सकता है और कड़े प्रोटीन को गला सकता है, तो वो एसिड खुद पेट की मांसपेशियों को क्यों नहीं गला देता? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है। ये तो एक तरह से खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली बात हो गई ना? हाँ, लेकिन प्रकृति ने इसका बहुत ही बेहतरीन समाधान निकाला है, और वो है म्यूकस। आमाशय की अंदरूनी परत पर इस म्यूकस की एक बहुत ही मोटी और चिपचिपी कोटिंग होती है। अच्छा, तो वो कोटिंग बचाती है? बिल्कुल। ये कोटिंग पेट की नाजुक दीवारों को उसी के द्वारा बनाए गए उस खतरनाक एसिड से सुरक्षित रखती है। ये शरीर का अपना एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। और अगर ये कवच टूट जाए तो? जब कभी ये कोटिंग कमजोर पड़ जाती है, तभी लोगों को पेट में अल्सर जैसी समस्याएं होती हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इस एसिड और पेट की कार्यप्रणाली के पीछे छिपे इतिहास को देखते हैं। वो 1822 वाली घटना। हाँ, 1822 की एक सच्ची घटना है जो किसी साइंस फिक्शन या मेडिकल थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट नाम के एक डॉक्टर थे और उनके पास एक मरीज लाया गया जिसका नाम एलेक्सिस सैन मार्टिन था। और उस मरीज की हालत बहुत खराब थी। बहुत खराब। उस मरीज के पेट में बहुत करीब से गोली लगी थी। वह चिकित्सा इतिहास की सबसे असाधारण और शायद थोड़ी डरावनी घटनाओं में से एक है। डरावनी तो है। गोली लगने के कारण एलेक्सिस के पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया था। उस समय की चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए सबको लगा कि वो नहीं बचेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो व्यक्ति बच गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उसके पेट का वो छेद कभी पूरी तरह से नहीं भरा। पेट की त्वचा एक फ्लैप या कह सकते हैं एक खिड़की की तरह बन गई, जिसे बाहर से खोला जा सकता था। मतलब सच में पेट के अंदर झांकने के लिए खिड़की? बिल्कुल, एक जीती जागती खिड़की। और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इस अनोखे अवसर का उपयोग पेट की कार्यप्रणाली को सीधे अपनी आंखों से देखने के लिए किया। क्या उन्होंने उसके अंदर कुछ डाला? हाँ, उन्होंने सचमुच अलग अलग तरह के भोजन को एक रेशमी धागे से बांधकर उस छेद के माध्यम से सीधे मरीज के पेट में डाला। बाप रे! और फिर कुछ घंटों बाद उस धागे को बाहर निकाल कर देखा कि एसिड ने उस भोजन का क्या हाल किया है। यह कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इसी अजीबोगरीब प्रयोग से दुनिया को पहली बार ये पक्का सबूत मिला कि पेट में पाचन केवल भोजन को कुचलने की कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली रासायनिक प्रक्रिया है जहां एसिड भोजन को पिघला देता है। सही कहा। अब पेट की इस भट्टी से निकलने के बाद ये आधा पचा हुआ और अत्यधिक एसिडिक भोजन आहार नली के एक और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करता है, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन।
हाँ, और यहाँ जीव विज्ञान का एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। विरोधाभास कैसे? इसे छोटी आंत कहा जाता है, लेकिन ये पूरी आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा है। ये लगभग 6 मीटर या 20 फुट लंबी होती है। 20 फुट? हाँ, इसे हमारे पेट के छोटे से हिस्से में फिट करने के लिए बहुत ही सघन तरीके से कुंडलित करके यानी कॉइल करके रखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास या चौड़ाई बहुत कम होती है, न कि इसलिए कि इसकी लंबाई कम है। अच्छा, चौड़ाई कम होने की वजह से छोटी आंत कहते हैं? बिल्कुल। छोटी आंत वास्तव में वो जगह है जहां पाचन का असली और अंतिम काम होता है। जो काम मुंह और पेट में शुरू हुआ था वो यहां आकर खत्म होता है। और इस काम में इसे मदद भी मिलती है ना? हाँ, इस विशाल कार्य में छोटी आंत को 2 बड़े और महत्वपूर्ण अंगों से मदद मिलती है, लिवर और पैंक्रियास। लिवर की बात आते ही एक और बड़ी गलतफहमी सामने आती है। कौन सी? अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि लिवर से निकलने वाला पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि ये पाचन से जुड़ा है। ये एक बहुत ही आम भ्रम है। असल में कहानी इसके बिल्कुल उलट है। उलट है? हाँ, पेट से जो भोजन छोटी आंत में आता है वो उस खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। हाँ, वो तो है। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ जाए तो छोटी आंत की दीवारें जल जाएंगी। इसलिए लिवर से निकलने वाला बाइल जूस हल्का बेसिक या क्षारीय होता है। ओहो। इसका पहला और सबसे जरूरी काम उस एसिडिक भोजन को बेअसर करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग पर पानी डालना। और इसके अलावा फैट्स या वसा को पचाने में भी तो इसकी भूमिका होती है। बिल्कुल। पित्त रस का दूसरा बड़ा काम है फैट्स को तोड़ना। हम जो घी, तेल या मक्खन खाते हैं वो शरीर में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स या बूंदों के रूप में होता है, जिसे एंजाइम आसानी से नहीं पचा सकते। तो बाइल जूस क्या करता है? पित्त रस बिल्कुल किसी बर्तन धोने वाले साबुन या डिश वॉशिंग लिक्विड की तरह काम करता है। डिश वॉशिंग लिक्विड? हाँ, जैसे साबुन तेल की चिकनाई को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, वैसे ही पित्त रस वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि आगे का पाचन आसानी से हो सके। ये शरीर की केमिस्ट्री का एक और शानदार उदाहरण है। अब जब भोजन पूरी तरह से पचकर एकदम तरल हो जाता है तो शरीर उस पोषण को सोखता कैसे है? यहीं पर विली नाम की एक बहुत ही जादुई संरचना की बात आती है। विली छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों पर मौजूद लाखों छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। अगर इसे समझना हो तो एक तौलिए का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। तौलिए का? हाँ, टॉवल। एकदम सपाट सूती कपड़े पर पानी डालिए, वो कुछ हद तक पानी सोखेगा। लेकिन एक तौलिए को देखिए जिसमें अनगिनत छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। हाँ, वो धागे जैसे जो निकले होते हैं। वे रेशे तौलिए के सतह के क्षेत्रफल को यानी सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे वो बहुत सारा पानी सोख लेता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। तो इसका मतलब है कि ये विली छोटी आंत के अंदरूनी क्षेत्रफल को इतना बढ़ा देती हैं कि उसके आसपास मौजूद रक्त वाहिकाओं को उस पचे हुए तरल भोजन से हर एक जरूरी पोषक तत्व खींचने का पूरा मौका मिल जाता है। एकदम सही। पूरा मौका और पर्याप्त जगह। इसके बाद जो कुछ भी पच नहीं पाता, जैसे फाइबर या कुछ अतिरिक्त पानी, उसे बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है। बड़ी आंत का क्या आकार होता है? ये छोटी आंत से लंबाई में काफी छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर, लेकिन ये चौड़ी होती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य उस बिना पचे हुए भोजन से बचे हुए पानी और कुछ महत्वपूर्ण लवणों को पूरी तरह से सोख लेना है। और जो बच गया? इसके बाद जो ठोस अपशिष्ट या कचरा बचता है वो शरीर से गुदा या एनस के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि बड़ी आंत केवल कचरे का एक पाइप है। बिल्कुल। आजकल स्वास्थ्य की दुनिया में गट हेल्थ या आंत के स्वास्थ्य की जो इतनी चर्चा होती है वो इसी बड़ी आंत से जुड़ी है। और वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया उस फाइबर को तोड़ने का काम करते हैं जो हमारा अपना शरीर खुद नहीं पचा सकता। और यहीं से एक बहुत ही प्रासंगिक और आधुनिक स्वास्थ्य समस्या का जिक्र आता है, सीलियाक रोग और ग्लूटेन का मुद्दा। सीलियाक रोग? सीलियाक रोग एक ऐसी स्थिति है जहां गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाले एक खास प्रोटीन ग्लूटेन को शरीर दुश्मन मान लेता है। तो क्या शरीर का अपना ही सिस्टम उन विली पर हमला कर देता है? बिल्कुल। शरीर का इम्यून सिस्टम ग्लूटेन के जवाब में छोटी आंत की उन्हीं तौलिए जैसी विली पर हमला कर देती है। इससे भी विली नष्ट हो जाती हैं और चपटी पड़ जाती हैं। मतलब सतह का क्षेत्रफल खत्म। हाँ,
अब जब विली ही नहीं रही तो व्यक्ति का शरीर खाना खाने के बावजूद पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता। यही कारण है कि आज ग्लूटेन फ्री आहार की इतनी मांग है। और इसके सबसे बेहतरीन प्राकृतिक और पारंपरिक विकल्पों में हमारे अपने अनाज जैसे बाजरा और ज्वार शामिल हैं। मिलेट्स। हाँ, मिलेट्स। ये न केवल ग्लूटेन मुक्त हैं बल्कि फाइबर और पोषक तत्वों का पावर हाउस भी हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई इंसानी पाचन तंत्र की बात, जो सच में एक असाधारण रासायनिक कारखाना है, अद्भुत कारखाना है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम अपना ध्यान इंसानों से हटाकर प्रकृति के अन्य जीवों की ओर ले जाते हैं। जानवरों में? हाँ, विकास की प्रक्रिया में जानवरों ने पाचन के कुछ बेहद अनोखे तरीके विकसित किए हैं। सबसे पहले जुगाली करने वाले जानवरों का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे गाय और बकरी। रोमिनेंट्स। अगर गाय को ध्यान से देखा जाए तो वो हमेशा अपना मुंह चलाती रहती है, भले ही उसके सामने कोई घास या चारा न हो। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पेट का एक विशेष और बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे रूमेन कहते हैं। रूमेन। जब वे घास खाती हैं तो उसे चबाकर समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि उसे जल्दी जल्दी निगलकर इस रूमेन में जमा कर लेती हैं। एक तरह का सुरक्षित स्टोरेज टैंक। हाँ, क्योंकि जंगल में अगर वे आराम से बैठकर घास चबाती रहेंगी तो किसी शिकारी का शिकार बन सकती हैं। बिल्कुल, ये विकासवाद का एक बेहतरीन रक्षा तंत्र है। जल्दी से खाना इकट्ठा करो। और जब वे किसी सुरक्षित जगह पर आराम से बैठती हैं तो वो आधा पचा हुआ भोजन, जिसे कड़ कहा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वापस उनके मुंह में आता है। और फिर वो उसे चबाती हैं। सेल्यूलोज को तोड़ने में मदद मिलती है। और पक्षियों का सिस्टम तो और भी अजीब है। पक्षियों का? हाँ, पक्षियों के दांत नहीं होते, तो वे अपना खाना कैसे चबाते हैं? वे तो बहुत ही कठोर बीज और दाने खाते हैं। प्रकृति ने पक्षियों को दांतों की कमी पूरी करने के लिए एक अद्भुत अंग दिया है जिसे गिजार्ड कहा जाता है। गिजार्ड? पक्षी अपने भोजन के साथ जमीन से छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर भी निगल लेते हैं। पत्थर निगल लेते हैं? हाँ, और ये पत्थर सीधे उनके गिजार्ड में जाकर जमा हो जाते हैं। गिजार्ड एक बहुत ही मजबूत और मांसल थैली होती है। तो वो पत्थर अंदर क्या करते हैं? जब ये मांसपेशियों वाली थैली सिकुड़ती है तो अंदर मौजूद पत्थरों के बीच भोजन बिल्कुल एक चक्की की तरह पिस जाता है। वाह! पक्षी अपने शरीर के अंदर ही एक छोटी सी चक्की लेकर उड़ते हैं। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है, गाय का रूमेन और पक्षियों का गिजार्ड। अब जीवन प्रक्रियाओं के हमारे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, श्वसन। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि सांस लेना यानी ब्रीदिंग और श्वसन यानी रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है ना? यदि हम इसे वैज्ञानिक रूप से विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। सांस लेना एक पूरी तरह से भौतिक या फिजिकल प्रक्रिया है, बस हवा को अंदर बाहर करना। हाँ, ये बस हवा को फेफड़ों के अंदर खींचना जिसमें ऑक्सीजन होती है और हवा को बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बस इतना ही है। इसे एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम या पंप कह सकते हैं। तो फिर श्वसन वास्तव में क्या है? श्वसन एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो फेफड़ों में नहीं बल्कि शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होती है। हर एक सेल में? हाँ, हर सेल में। जो ऑक्सीजन सांस के जरिए अंदर ली जाती है वो रक्त के माध्यम से कोशिकाओं पे पहुंचती है। वहां ये ऑक्सीजन हमारे पचे हुए भोजन मुख्य रूप से ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करती है और उसे तोड़ती है। ग्लूकोज को तोड़ती है। इस ग्लूकोज के टूटने से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहर निकलती है वो है ऊर्जा, एनर्जी। इसको समझने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रासायनिक फॉर्मूला है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 3 चीजें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी ऊर्जा। बिल्कुल। यानी श्वसन का मुख्य लक्ष्य हमारे शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा पैदा करना, केवल नाक से हवा अंदर बाहर करना नहीं। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। एकदम सही। सांस लेना केवल उस ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाने और कचरे के रूप में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का एक साधन मात्र है। तो चलिए इस मानव श्वसन मार्ग के क्रम को एक यात्रा की तरह समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हवा नासिका छिद्र यानी नॉस्ट्रल्स से प्रवेश करती है, फिर यह नासिका मार्ग में जाती है और हमारी नाक के अंदर मौजूद बाल और बलगम सिर्फ यूं ही नहीं है, वो फिल्टर करते हैं ना। वे एक बहुत ही उच्च स्तर के फिल्टर की तरह काम करते हैं जो धूल, गंदगी और कीटाणुओं को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। और उस सफाई के बाद
वो छनी हुई हवा श्वासनली या विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। लंग्स तक। फेफड़ों के अंदर यह रास्ता किसी पेड़ की शाखाओं की तरह और भी छोटी छोटी नलियों में बढ़ जाता है। और इन नलियों के बिल्कुल अंत में छोटी छोटी गुब्बारे जैसी अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोली गैसों का असली आदान प्रदान, यानी हवा से ऑक्सीजन का रक्त में जाना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में आना, इन्हीं एल्वियोलाई की पतली दीवारों के आर पार होता है। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि हवा शरीर के अंदर खींचती कैसे है? इसके पीछे की भौतिकी क्या है? इसके पीछे मुख्य भूमिका हमारे डायफ्राम की होती है। डायफ्राम फेफड़ों के ठीक नीचे मौजूद एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी है। इसे स्कूल के उस क्लासिक प्रयोग से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। वो बोतल वाला प्रयोग। हाँ, कल्पना करें एक प्लास्टिक की बोतल की, जिसका निचला हिस्सा काट दिया गया है और वहां एक लचीला रबर का पर्दा लगा दिया गया है। ठीक है। बोतल के अंदर 2 छोटे गुब्बारे लटकाए गए हैं जो फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रयोग में जब नीचे लगे रबर यानी डायफ्राम को नीचे की ओर खींचा जाता है तो बोतल के अंदर खाली जगह बढ़ जाती है। जगह बढ़ने से अंदर का दबाव कम हो जाता है और उस दबाव को बराबर करने के लिए बाहर की हवा तेजी से अंदर घुसकर गुब्बारों को फुला देती है। वाह, ये उस पूरी प्रक्रिया को समझने का कितना आसान तरीका है ना? यानी जब सांस अंदर ली जाती है तो पसलियां या रिब्स ऊपर और बाहर की ओर फैलती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है। बिल्कुल। इससे छाती के अंदर एक वैक्यूम या खाली जगह बन जाती है और हवा फेफड़ों में भर जाती है। और जब सांस छोड़ी जाती है तो पसलियां सिकुड़कर नीचे आ जाती हैं और डायफ्राम वापस ऊपर अपनी गुंबद वाली जगह पर आ जाता है, जो अंदर की हवा को बाहर धकेल देता है। और हवा के इस अंदर बाहर होने की प्रक्रिया में एक बहुत ही रोचक डेटा सामने आता है कि वास्तव में बाहर क्या छोड़ा जाता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और 100% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन डेटा इसे सिरे से नकारता है। अच्छा? जो हवा अंदर ली जाती है उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन और केवल 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि वायुमंडल का सामान्य मिश्रण है। ठीक है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस छोड़ी गई हवा में अभी भी 16 से 17% ऑक्सीजन मौजूद होती है। 16 से 17%? हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर 4 से 5% हो जाती है। इसका मतलब है कि शरीर हवा में मौजूद सारी ऑक्सीजन का एक ही बार में इस्तेमाल नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। फेफड़ों में हवा जितनी देर रहती है, शरीर केवल अपनी जरूरत भर की ऑक्सीजन ही निकालता है और बाकी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वापस बाहर फेंक देता है। और ये साबित करने के लिए कि हमारी छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, चूने के पानी या लाइम वाटर का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग है। वो दूधिया रंग वाला? हाँ, अगर एक स्ट्रॉ के जरिए पारदर्शी चूने के पानी में लगातार सांस फूकी जाए तो कुछ ही देर में वो पानी बिल्कुल दूधिया या मिल्की हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह एक स्पष्ट रासायनिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो सफेद रंग का होता है। ये दिखाता है कि हमारी हर सांस एक रासायनिक चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है। लेकिन जानवरों में श्वसन की विविधता की बात करें तो प्रकृति ने हर जीव को उसके आवास के अनुसार अलग अलग उपकरण दिए हैं। जैसे मछलियां पानी के अंदर इंसानों की तरह फेफड़ों से सांस नहीं ले सकती। मछलियों के पास इस काम के लिए गलफड़े या गिल्स होते हैं। गिल्स हवा की तुलना में पानी में बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है। मछलियों के गलफड़े इतने कुशल होते हैं कि वे लगातार मुंह से पानी पीती हैं और उसे गलफड़ों से बाहर निकालती हैं। और वो ऑक्सीजन सोख लेते हैं। गलफड़ों में मौजूद रक्त वाहिकाएं उस पानी में घुली हुई थोड़ी सी ऑक्सीजन को तुरंत सोख लेती हैं। और जमीन पर रहने वाले छोटे जीव? वहीं दूसरी ओर केंचुए जैसे जीव बिना नाक या फेफड़ों के सीधे अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं। स्किन से सांस लेते हैं? हाँ, उनकी त्वचा हमेशा नम और पतली रहती है और गैसों का सीधा आदान प्रदान उसी त्वचा के जरिए होता है। और मेंढकों का विकास क्रम तो और भी हैरान करने वाला है। मेंढक तो सच में कमाल है। मेंढक उभयचर या एम्फीबियंस होते हैं और वे अपने पूरे जीवन काल में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरीकों से सांस लेते हैं। 3 तरीके? जब वे वयस्क होकर सूखी जमीन पर होते हैं तो वे हमारी तरह फेफड़ों का उपयोग करते हैं। जब वे पानी के अंदर जाते हैं तो केचुए की तरह अपनी नम त्वचा से ऑक्सीजन सोखते हैं।
और बचपन में? जब वे अपने जीवन के शुरुआती चरण में टैडपोल के रूप में पूरी तरह पानी में रहते हैं तो मछलियों की तरह गलफड़ों से सांस लेते हैं। क्या बात है। एक ही जीव के अंदर जीवन के अलग अलग पड़ाव पर तीन अलग प्रणालियां। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो ये इवोल्यूशन और प्रकृति के अनुकूलन का एक सबसे शानदार उदाहरण है। सच में। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस चर्चा के सभी अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ें। हमने शुरुआत में पाचन देखा, जहां भोजन टूटकर छोटी आंत की विली में अवशोषित होता है। और फिर हमने श्वसन देखा, जहां ऑक्सीजन नासिका से होते हुए फेफड़ों की एल्वियोली में पहुंचती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों चीजें, पोषक तत्व और ऑक्सीजन, शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचते कैसे हैं? ये सवाल सारी कड़ियों को जोड़ देता है। पेट में भोजन पच चुका है, फेफड़ों में ऑक्सीजन आ चुकी है, लेकिन मेरे पैरों की मांसपेशियों को दौड़ने के लिए या मेरे दिमाग को सोचने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है? और यहीं पर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बीच में आता है। रक्त परिसंचरण तंत्र। ये एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की तरह है। रक्त वाहिकाओं का एक अविश्वसनीय जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो खून ट्रांसपोर्ट करता है? बिल्कुल। रक्त छोटी आंत की विली से पोषक तत्वों को उठाता है और फेफड़ों के एल्वियोली से ऑक्सीजन को अपने लाल रक्त कोशिकाओं के साथ बांधता है। डिलीवरी वैन की तरह? हाँ। फिर ये रक्त एक डिलीवरी वैन की तरह हृदय द्वारा पंप होकर पूरे शरीर में घूमता है और सिर से लेकर पैर तक की हर एक कोशिका के दरवाजे पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज को पहुंचा देता है। और फिर उस कोशिका के अंदर वो रासायनिक श्वसन होता है और बूम, ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा पैदा होती है। तो हमारे पूरे अध्ययन का अंतिम निष्कर्ष और सूत्र ये बनता है, पाचन यानी भोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाना, प्लस श्वसन हवा से ऑक्सीजन लाना, प्लस परिसंचरण, इन दोनों को हर कोशिका तक पहुंचाना बराबर ऊर्जा पैदा करने के लिए शरीर का एक शानदार और त्रुटिहीन टीम वर्क। सटीक विश्लेषण, ये एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। यदि इनमें से कोई एक भी प्रणाली 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे या धीमी पड़ जाए तो ऊर्जा का उत्पादन रुक जाएगा और जीवन की पूरी प्रक्रियाएं ठप हो जाएंगी। तो आज की इस चर्चा का संक्षेप में सार निकालें तो हमने देखा कि पाचन मुंह के अंदर लार से शुरू होकर ग्रास नेली की तरंगों से होते हुए आमाशय के एसिड, छोटी आंत के क्षेत्रफल और अंत में बड़ी आंत तक का एक अद्भुत सफर तय करता है। और श्वसन में हवा एक फिल्टर से शुरू होकर फेफड़ों की गहराइयों में एल्वियोली तक पहुंचती है, जहां असली जादू होता है। शरीर की जटिलता और ये कैसे बिना रुके, बिना हमारी चेतना के एक साथ काम करता है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये निश्चित रूप से है। और आज के इस गहन अध्ययन को समाप्त करने से पहले यहाँ एक विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। कौन सा सवाल? सोचने वाली बात है, विकास के इस लाखों वर्षों की लंबी प्रक्रिया में यदि इंसानों के शरीर में पक्षियों की तरह कठोर चीजों को पीसने के लिए गिजार्ड या मेंढकों की तरह पानी के भीतर अपनी त्वचा से सांस लेने की क्षमता विकसित हो गई होती तो आज हमारा अस्तित्व कैसा होता? ओहो। हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान और पर्यावरण के साथ हमारा रिश्ता कैसा होता? क्या हम पानी के नीचे अपने आधुनिक शहर बसा रहे होते या हमारा पूरा समाज कुछ और ही तरह का होता? क्या बात। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।